हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। मैम, आज ये हमारी शक्ति बैच में ये हम लोग की पहली क्लास है। आप सभी को भी पता है कि भाई क्लास 10 शक्ति बैच की ये फर्स्ट क्लास है। और टॉपिक भी आपको दिख गया है कि मैम हम लोग शुरुआत किस हमारे फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है बच्चों? ए लेटर टू गॉड। लेकिन एक बार आप सभी फटाफट से बता दीजिएगा, क्या मेरी आवाज वगैरह सब कुछ बढ़िया अच्छे से क्लियर है ना? बिल्कुल आप तक पहुंच पा रही है? यस, गुड इवनिंग सभी को। फटाफट से आप लोग बिल्कुल सही समय पर क्लास में ज्वाइन हो जाइए। तब हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो फिर अच्छा भी लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, है ना बच्चों? तो सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग। फटाफट से एक बार बच्चों क्लास में आप सभी बिल्कुल सही समय पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? तो मैम आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, इंग्लिश में आपने सिलेबस को देख रखा होगा। क्लास 10th इंग्लिश का सिलेबस आपने पहले ही देख रखा होगा, जिसमें आपको पूरा बिल्कुल बोले ना तो विधिवत बिल्कुल बताया गया है कि कैसे क्या क्या पढ़ना है, आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। तो आपके जो फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज पोएट्री में सारे चैप्टर बताए गए हैं आपको। और जो आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर में जितने भी चैप्टर है उसके बारे में भी बताया गया था आपको कि भाई कितने कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये जो हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, ए लेटर टू गॉड, ये फर्स्ट फ्लाइट यानी कि प्रोज पहला चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है मैम? ए लेटर टू गॉड। किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाय जीएल फ्यूंटेस। और बच्चों बहुत अच्छे से हर एक चैप्टर जब भी हम लोग हर एक क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो आपको राइटर का नाम भी याद रखना है, ठीक है? राइटर का नाम बोले तो मैम हर एक चैप्टर में राइटर क्या है, या पोएम जब पढ़ेंगे तो पोएट का नेम क्या है, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए किसी भी चैप्टर का आपसे राइटर पूछ लिया कि इसका नाम बताइए, तो कम से कम आज आप ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता भी होगा कि हाँ मैम, ए लेटर टू गॉड वाला चैप्टर जीएल फ्यूंटेस के द्वारा लिखा गया है। अब जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है बच्चों, नाम से क्या पता चल रहा है? आई होप कि आप सभी आप तैयार भी हैं सुनने के लिए। तैयार है ना सुनने के लिए? तो शुरू किया जाए। देखिए, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ए लेटर टू गॉड। लेटर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पत्र। टू गॉड यानी ईश्वर के लिए, तो ईश्वर के लिए एक पत्र। अब कौन लिखता है पत्र, ये भी तो पता होना चाहिए, है ना? तो आप सभी जानना भी चाहते हैं। तो मैम ईश्वर के लिए एक पत्र, पहली बार ये कहानी पढ़ रहे हैं। तो लेंचो नाम का एक क्या होता है कि बच्चों गरीब और बोले तो मेहनती परिश्रमी किसान होता है, ठीक है? तो उसे अपनी एक मतलब अच्छी फसल के लिए बारिश की उम्मीद करता है कि भाई हमारी फसल तभी अच्छी होगी जब एक बढ़िया अच्छे से मूसलाधार, मतलब मूसलाधार नहीं मतलब पर्याप्त, जो कि फसल के लिए जितनी बारिश पर्याप्त होती है, अगर ऐसी बारिश हो जाएगी तो उसकी फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है? और आराम से वो अपने परिवार का पालन पोषण भी कर पाएगा। लेकिन पूरी कहानी में ऐसे होता क्या है कि एक देखिए गरीब परिश्रमी किसान होता है, लैंचो नाम होता है उसका, ठीक है? और वो अपनी फसल के लिए अच्छी बारिश की उम्मीद करता है। फिर क्या होता है कि लेकिन बारिश जो होती है वो मूसलाधार बारिश में बदल जाती है, यानी कि उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है, ठीक है? पूरी फसल नष्ट हो जाती है। फिर वो ईश्वर से अपनी एकमात्र उम्मीद उसकी ईश्वर से होती है कि भाई वो 100 पेसोस की मांग करता है ईश्वर से। तो इसीलिए है यहाँ पर कि जब लेंचो को ये मतलब मदद की आवश्यकता थी, तो वो ईश्वर से मदद की मतलब क्या करता है, उसे नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो ईश्वर को पत्र लिखता है। आप समझ में आ गया कि मैम ए लेटर टू गॉड यानी चैप्टर का नाम क्यों ऐसा पड़ा? तो भाई लेंचो ही ईश्वर को पत्र लिखता है। अब क्या सच में ईश्वर पैसे भेजते हैं? ठीक है, जब वो 100 पेसोस की मांग करता है, तो क्या सच में ईश्वर पैसे भेजते हैं? ये अब हम लोग कहानी में पढ़ेंगे, ठीक है? ये अब हम लोग जब अपनी पूरी स्टोरी स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे क्या लास्ट में वास्तव में ऐसा होता है, ठीक है? तभी तो समझ में आएगा, है ना? वहां से तो एक एक लाइन बच्चों जैसे आपको एक्सप्लेन की जाए बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि एक एक लाइन में ही आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिलेगा। सो ये जो हम लोग समरी करेंगे पूरे चैप्टर की, इसे आपको केवल सुनना है और सुनने से ही आपको ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा बच्चों, ठीक है? तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट चैप्टर। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन, यानी मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी के, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? और एक देखिए बहुत अच्छे से सुनना, जब एक बार हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो जितनी जो जो चीजें बताई जाए और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है? आपको भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो मैम अभी तो हम लोगों ने जाना कि हाँ हम लोग अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अगर बात करें, तो सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा होता है? अभी मैंने आपको बोल के भी बताया क्या कि लैंचो, ठीक है? तो इसको नाम, इसका नाम भी नोट कर लीजिएगा बच्चों फटाफट से आप सभी लोग। फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है बच्चों? लैंचो होता है। इनके बारे में जो खास चीजें हैं हम आपको लिख करके बताएंगे। लैंचो ये क्या होता है कि मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ठीक है? मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। कभी कभी एक क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है बच्चों कि मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड में कौन है? तो लैंचो है। बड़े अच्छे सुनना, ठीक है? एक एक क्वेश्चन आपका तैयार होगा यहां से।
तो लैंचो क्या होता है बच्चों, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी होता है। फिर एक पॉइंट तो आपका ये क्लियर, ठीक है मैम, बिल्कुल बहुत अच्छे से, एक पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है, पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है, ये नोट भी करिएगा बच्चे, जितने ईमानदार बच्चे अभी सुन के पूरी स्टोरी हम आपको तैयार करवा देंगे, ठीक है। तो मैम लैंचो के बारे में जाना कि मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है, पूरी स्टोरी का सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो लैंचो है। पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर मतलब ये निर्धन होता है, इसके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता है कि भाई वो अच्छी अपनी फसल उगा सके, इसीलिए तो बारिश की उम्मीद करता है, वरना ये ऐसे ही ना अपने मतलब सिंचाई करवा लेता अपनी फसल की। तो पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर मतलब बहुत ही परिश्रमी किसान था, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना भाई, इसका एक पॉइंट और याद रखना, हु हैज फर्म फेथ इन गॉड, हु हैज फर्म, फर्म का मतलब होता है बच्चों अटूट, ठीक है, अटूट। तो हु हैज फर्म फेथ, और फेथ का मीनिंग होता है विश्वास, हु हैज फर्म फेथ इन गॉड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना भाई, देखना एक बार। तो मैम आपने लैंचो के बारे में बताया कि मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है, और दूसरा आपने पॉइंट बताया कि पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर है। फिर तीसरा आपने बताया कि हु हैज फर्म फेथ इन गॉड, जिसका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होता है, ठीक है। अब सेकंड कैरेक्टर क्या है, सेकंड कैरेक्टर क्या है, बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, तभी जब हम लोग इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे ना, और आपके पेपर में आते भी है, पूछे भी जाते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के आंसर भी आपको करने होते हैं। तो जब ये सारी चीजें आप ढंग से सुनेंगे, मन लगा के सुनेंगे, तभी तो सही उत्तर कर पाएंगे। अब लैंचो की वाइफ होती है, इनके बारे में बहुत खास तौर पे नहीं बताया गया है, बस इतना याद रखना कि सी इज ए स्पिरिचुअल लेडी, ठीक है, ये एक धार्मिक महिला होती है बच्चों, ठीक है, सी इज ए स्पिरिचुअल लेडी, ठीक है, ऐसे याद रखना, एक धार्मिक महिला होती है। और थर्ड मेन कैरेक्टर क्या है, पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के बारे में मैम क्या होता है, क्योंकि यहाँ से ना बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, तो पहले हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी जान लेते हैं, फिर हम लोग बढ़िया लाइन टू लाइन उसको डिस्कस करेंगे, आपको भी मजा आएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है, एक्सप्लेन करने में। तो पोस्ट मास्टर की बात करें तो क्या होता है कि भाई फैट एंड इनके बारे में याद रखना, एमेबल फेलो, आपकी बुक में साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, आपकी बुक में साफ साफ ये मतलब ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इसके लिए, तो बहुत अच्छे से सुनना। पोस्ट मास्टर के लिए क्या बताया गया है, फैट एंड एमेबल फेलो। अब इसका मतलब क्या होता है मैम, ये भी तो बता दीजिए कि वो क्या थे, मतलब दिखने में भी बढ़िया मोटा ताजा था वो जो पोस्ट मास्टर था। और एमेबल फेलो का मतलब होता है, एमेबल का मीनिंग होता है बच्चों सौम्य, सौम्य, ठीक है, सौम्य मतलब मैम जैसे सुशील या बिल्कुल विनम्र स्वभाव का है ना, ऐसे बोलते हैं ना वैसा। तो एमेबल फेलो यानी कि बहुत ही सुशील साथी था, या बोले तो आदर सौम्य, ये सारे इनके ही शब्द हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो भाई इतनी चीजें मैम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, और यही लैंचो के लिए मनी को भी कलेक्ट करते हैं। अब इतना तो मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया केवल सुन करके ही कि मैम अब मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें इतना तो क्लियर हो गया कि हाँ ये स्टोरी में मिलने वाला है। सबसे पहले आपने बताया कि मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी कौन है, लैंचो है। मेरे साथ में बोलिए, मेरे साथ में बोलेंगे तो आपको सुन के तैयार हो जाएगा। मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी लैंचो है। फिर मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया, पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है। फिर मैंने बताया हु हैज फर्म फेथ इन गॉड, जिसका ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। फिर लैंचो की वाइफ के बारे में बताया गया कि ये क्या थी, स्पिरिचुअल लेडी थी, यानी धार्मिक महिला थी, और जब बारिश होना शुरू हुई थी ना, तो ये उस टाइम पे डिनर यानी सपर तैयार कर रही थी, ठीक है, ये भी याद रखना, यहां से भी कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। अब पोस्ट मास्टर की बात करें तो फैट एंड एमेबल फेलो, ये क्या होता है, एक बढ़िया फैट और एमेबल फेलो होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बताएंगे, अब हम लोग लाइन टू लाइन अपनी समरी को स्टार्ट करें, क्योंकि एक एक लाइन अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीजों को ढंग से एक बार सुन लेते हैं तो आप शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर अपने आप से कर पाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैटर करता है कि आप अच्छे से इसको सुने एक बार, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या पॉइंट की बात करेंगे पूरी स्टोरी में कि मैम शुरुआत कहां से होती है, कि लैंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। सबसे पहले तो कहानी में शुरुआत कहां से होती है कि भाई जब लैंचो की एक अच्छी फसल के लिए उसकी उम्मीद होती है, ठीक है। तो लैंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है बच्चों फसल, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, फसल। तो लैंचो की क्या उम्मीद होती है एक अच्छी फसल के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट से अब एक एक लाइन हम लोग डिस्कस करते हैं, मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको सुन करके भी। तो लैंचो वॉज ए फार्मर, लैंचो एक क्या था, किसान था मैम, ये तो हम लोगों ने सुन के ही तैयार कर लिया था कि लैंचो क्या था, एक किसान था। उसके बाद क्या है, हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, हु जो लिव्ड रहता था ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, लो हिल बोले तो निचली, और हिल का मतलब होता है बच्चों पहाड़ी, जो कि निचली पहाड़ी के शिखर पर रहता था। क्रेस्ट का मतलब यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको वर्ड, क्रेस्ट का मतलब होता है पीक, पीक मतलब चोटी या बोले तो शिखर, ठीक है, जो कि निचली पहाड़ी के शिखर पर रहता था।
अब मैम यहाँ से दो दो एमसीक्यू बन सकते हैं। एक तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई लैंचो कौन था, तो वो फार्मर था। दूसरी बात हमसे ये भी पूछ सकता है कि वो कहाँ रहता था, है ना, कहाँ रहता था। तो हमें याद रहेगा हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि निचली पहाड़ी के शिखर पर रहता था, विथ हिज फैमिली, मतलब अपने परिवार के साथ में। ठीक है, अपने परिवार के साथ में वो निचली पहाड़ी के शिखर पर रहता था। यहाँ तक क्लियर? कोई भी दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल अच्छे से सुनना है आपको। आज ये सिर्फ और सिर्फ सुनना है, फिर अगली जो हम लोग क्लास लेकर के आएंगे उनमें करेंगे एक्सरसाइज, मतलब उनमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो आज केवल हम लोग यहाँ पर सुन के तैयार करेंगे। His was the only house in entire valley. Entire का मतलब होता है बच्चों संपूर्ण। ठीक है, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। तो संपूर्ण घाटी में उसका एकमात्र अकेला घर था। किसका? लैंचो का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि हिज वॉज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। संपूर्ण घाटी में, वैली का मतलब होता है बच्चों घाटी, और इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। तो संपूर्ण घाटी में उसका एकमात्र अकेला घर था। ठीक है, हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न, और उसके जो खेत थे वो पकी हुई फसल से बिल्कुल भरे हुए थे। ठीक है, राइप का मतलब होता है पका हुआ, और कॉर्न, कॉर्न फील्ड थे, यानी कि अगर ये भी तो पूछा जा सकता है कि भाई फसल थी, किसकी फसल थी? गेहूं की थी, चावल की थी, या फिर मक्के की थी? तो किसकी फसल थी भाई? मक्के की थी, है ना? ये दिख रहा है आपको? तो ऐसे याद रखना। तो हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न, जो कि उसके जो पूरे खेत थे, फील्ड का मतलब यहाँ पर होगा खेत, तो उसके जो खेत थे बच्चों वो पकी हुई फसल से मतलब भरे हुए थे। एंड इजिली विजिबल फ्रॉम द हाउस, एंड इजिली, इजिली मतलब आसानी से, विजिबल मतलब दिखाई देते थे, फ्रॉम द हाउस यानी जहां पर लैंचो का घर था ना, पूरी इंटायर वैली में एकमात्र उसका जहां पर अकेला घर था ना, वहां से ये इजिली विजिबल होते थे, मतलब बहुत ही आसानी से इनको देखा जा सकता था। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या बात की कि भाई जो लैंचो की अच्छी फसल के लिए उम्मीद होती है, तो मैम आपने बताया कि लैंचो एक किसान था जो कि निचली पहाड़ी के शिखर पर रहता था, अपने परिवार के साथ में रहता था, संपूर्ण घाटी में उसका एकमात्र घर था। सुन के ही तैयार हो रहा ना? फिर उसके बाद जहां पर उसके ये खेत बने हुए थे और उसके घर से वो आसानी से दिखते भी थे। अब आगे है बच्चों, ही वॉज इगरली वेटिंग फॉर ए गुड रेन। अब गुड रेन बोले तो अच्छी बारिश की, है ना, अच्छी बारिश के लिए वो इगरली, इगरली का मतलब होता है बच्चों उत्सुकता। ठीक है, इगरली का मतलब क्या होता है? उत्सुकता। उत्सुकता होती है ना कि जब हम किसी चीज के लिए बिल्कुल उत्सुकता से इंतजार करते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? तो भाई वो अच्छी बारिश के लिए इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा था, टू हैव ए गुड हार्वेस्ट, यानी कि अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा था। सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, कि ताकि वो अपने परिवार के लिए पैसों को एकत्रित कर सके। कारण क्या था? यही तो था कि भाई अगर अच्छी बारिश हो जाएगी, अच्छी फसल हो जाएगी, तो वो अपने परिवार का पालन पोषण भी कर पाएगा। यहां तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सुन के तैयार किया। अभी देखिए, अभी आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना आप सभी। ठीक है, कोई भी अभी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है। जब भी हम लोग इंग्लिश जैसे इस तरीके के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जिसमें हम लोग चैप्टर डिस्कस करते हैं, तो आपको एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है। जैसे एक एक वर्ड का हम आपको मीनिंग भी बता रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि इगरली का मतलब होता है उत्सुकता, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको तुरंत नोट कर लिया जैसे ही मैम ने आपको बताया। समझ में आ रहा है? इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, तो इस तरीके से हमारी जो स्पेलिंग भी होती है वो भी हम करेक्ट लिख पाते हैं। ठीक है, तो मैम पहले पॉइंट पे हम लोगों ने बस इतनी सारी चीजें मतलब चीजों के बारे में बात की। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। तो पहला जो हम लोग की पूरी स्टोरी का पहला पॉइंट था, तो क्या था कि भाई लैंचो की जब उम्मीद होती है अच्छी फसल के लिए। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर ना? अब चले भाई, तो यहां पर देख लिया। अब दूसरा पॉइंट हमारी पूरी समरी का होता है कि लैंचोज होप टर्न इनटू डिस्पेयर। मतलब मैम इसका मतलब क्या हुआ कि भाई शुरुआत में देखा कि अच्छी फसल की उम्मीद करता है, आराम से बढ़िया, वो सोचता है कि एक अच्छी बारिश हो जाएगी, फसल उसकी अच्छी हो जाएगी, वो अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, ऐसा वो सोचता है। अब लेकिन होता क्या है, क्या सच में ऐसा होता है? अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जो उसकी आशा होती है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उसकी होप, होप का मतलब होता है बच्चों आशा। ठीक है, होप का मतलब होता है आशा, और टर्न इनटू, टर्न मतलब बदल गई, टर्न का मतलब यहाँ पर क्या होगा? बदल गई, इनटू डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, डेस्पेयर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? निराशा। ठीक है, समझ में आया? और बहुत सारे यहाँ बहुत सारी महान आत्माएं भी होती हैं क्लास में, कुछ कुछ होती हैं। ठीक है, अगर आप क्लास के बीच में इस तरीके से बात करेंगे ना, समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा अरे मैम पूरी समरी खत्म, मुझे समझ में नहीं आया। वही बच्चे बोलते हैं, और जो बच्चे ढंग से सुनते हैं ना, वही अच्छे से कर पाएंगे। और हम लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है और कौन सा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये आप शक्ति बैच को आपने ज्वाइन किया है ना, आप कितनी कितनी क्लासेस करते हैं ये भी हम लोगों को पता रहता है। ठीक है, कि आज की क्लास कितनी देर आपने देखा ये भी हम लोगों को पता रहता है। ठीक है,
और हाँ, ये बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है कि मैम क्या समरी को नोट करना है? अरे इसको क्यों नोट करेंगे भाई? इसको तो मैम जब आपको एक्सप्लेन कर रही है तो सुनना है सिर्फ, ठीक है? सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर जब हम लोग पार्ट 2 वाली क्लास लेकर के आएंगे ना, इसी की एक्सरसाइज वाली क्लास लेकर के आएंगे, तब आप देखेंगे कि आप कितना कर पा रहे हैं उसमें अच्छे से, ठीक है? तब इसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ, जब मैम ने समरी यहाँ पर एक्सप्लेन किया था तो कितना इंपॉर्टेंट था सुनना उसको, ठीक है? अच्छा, अभी अपने पॉइंट से हटे तो नहीं ना? मैम आप क्या बता रही थी? हम लोग ये बात कर रहे थे कि लेंचो जब उम्मीद करता है, अब उसकी उम्मीद कैसे, मतलब जो उसकी आशा होती है कैसे निराशा में बदलती है, ये हम लोग देखेंगे। सर इसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा अब, ठीक है? कैसे वो निराशा में बदलती है, तो बहुत अच्छे से सुनेंगे यहाँ पर, है ना? तैयार है ना आप सभी भी? चलिए देखते हैं। एज लेंचो हैड एक्सपेक्टेड, अच्छा उसकी आशा के अनुरूप जो भाई वो सोचता है कि ऐसा होता है, अब देखते हैं। इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर। सपर, सपर का मतलब जानते हो क्या होता है? रात का भोजन। सपर का मतलब पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है? पेपर में आ जाता है, इसका मीनिंग पूछ लेता है, ठीक है? इसको नोट नहीं करना है भाई, ठीक है? इसको नोट नहीं करना है, लिखना नहीं है इसको, इसको सुनना है, समझना है। हाँ, ये काम कर सकते हैं आप, एक कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं, जितने डिफिकल्ट वर्ड आपको लग रहे हैं ना, जितने कठिन शब्द लग रहे हैं ना, जिसकी हिंदी मीनिंग हम आपको बता रहे हैं ना, उसको नोट कर सकते हैं, ताकि जब आंसर आप करेंगे ना हमारे साथ में, तो आपको कठिनाई नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो भाई क्या होता है कि इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर। अच्छा, जब रात में भोजन का समय होता है, जिस वक्त सब लोग खाना पकाते हैं, खाने के लिए तैयारी करते हैं, उस वक्त अब बारिश होना शुरू हो गई। कहानी समझ रहे हैं हम लोग, है ना? तो लेंचो की उम्मीद थी कि भाई हाँ बारिश हो जाए, बहुत अच्छी बारिश हो जाए। तो जब खाना खाने का समय होता है रात का, उस वक्त भाई बारिश होना शुरू हो गई। अब आगे होता क्या है सुनिए जरा, बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है? बहुत अच्छे से सुनना। दिस मेड लेंचो हैप्पी। अब ये चीज लेंचो को बहुत ही खुश कर देती है, ठीक है? दिस मेड लेंचो हैप्पी, इस चीज ने लेंचो को बहुत खुश कर दिया। ही वेंट आउटसाइड टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। अब क्या हुआ कि ही वेंट आउटसाइड, वो बाहर चला गया, ठीक है? बाहर चला गया, टू फील, महसूस करने के लिए, रेन ऑन हिज बॉडी, यानी बारिश को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए वो बाहर निकल गया। जैसे ही रात में खाना खाने का वक्त होता है, भोजन का समय होता है, बारिश होना शुरू हो जाती है। लेंचो बड़ा खुश हो गया बच्चों, है ना? बहुत खुश हो गया, और वो फटाफट से घर से बाहर निकल जाता है, खुले आसमान में जाता है, और अपने शरीर पर उन बूंदों, मतलब बूंदों का आनंद लेने लगता है, मतलब सुखद एहसास करने लगता है उस वक्त वो, ठीक है? अब भाई वो बड़ा सुखद आनंद एहसास मिल रहा था उसको, क्योंकि अब बारिश फाइनली होना शुरू हो गई थी, ईश्वर ने उसकी सुन ली थी। अब होता क्या है बच्चों? द रेन ड्रॉप्स। अब देखिए, जैसे कॉपी पेन लेकर के आप बैठे हैं, तो रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश की बूंदे। लिखिए तुरंत, तुरंत वहां पर नोट करेंगे कि मैम ने बताया कि रेन ड्रॉप्स का मीनिंग होता है क्या? बारिश, बारिश की बूंदे। समझ में आया? अच्छा, एक जया लड़की है, वो पूछ रही कि मैम एक्सपेक्टेड मतलब भाई जो उसकी उम्मीद थी, है ना? एक्सपेक्ट मीनिंग क्या होता है? उम्मीद करना। तो भाई उसकी उम्मीद के अनुरूप जो क्या था कि फाइनली बारिश होना शुरू हो गई थी। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। स्काई मतलब आसमान से, आसमान से जो रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदे, तो आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदे वर लाइक ए न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्कों के समान थी। सोचिए कितना अच्छा है कि भाई लेंचो उम्मीद कर रहा था, वो आशा कर रहा था कि एक अच्छी बारिश हो, और फाइनली ऐसा होता भी है, ठीक है? बारिश होना शुरू होती है। अब लेंचो बाहर निकल जाता है, अपने शरीर पर उसका सुखद एहसास करने लगता है। वो कहता है कि ये हमारे लिए बारिश की बूंदे नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए क्या है? ये नए सिक्कों के समान है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भाई वर लाइक न्यू कॉइन्स फॉर लेंचो, ये जो बारिश की बूंदे थी वो लेंचो के लिए नए सिक्कों के समान थी। और एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर बताएं, जहां से और घुमा करके जब क्वेश्चन बनता है तो पता है क्या बनता है? सुनिए, वो कहता है कि ये बारिश की बूंदे हमारे लिए नहीं है, ये नए सिक्के हैं। वो कहता है ये जो बड़ी बड़ी बूंदे दिख रही है ना, ये 10 सेंट है। तो ये बोलता है कि इसको नोट कर सकते हैं कहीं पर कि जो बिग ड्रॉप्स है, ठीक है? बहुत अच्छे सुनना, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, ठीक है? 10 सेंट, ये आपकी बुक में लिखी हुई है लाइन, ठीक है? बिल्कुल खास तौर पे। तो भाई वो कहता है कि बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सिक्कों के समान है ना? 10 सेंट के समान है। और फिर कहता है कि एंड लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदे हैं लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदे हैं वो क्या है? 5, यानी कि 5 सेंट के समान है। समझ में आया? तो ये वाला पॉइंट जरूर अच्छे से इसको नोट करना बच्चों कि बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट एंड लिटिल वंस 5। ओके, समझ में आया? तो कहता है ये जो बारिश की बूंदे हैं ना, ये नए सिक्कों के समान है हमारे लिए। बड़ी बड़ी वाली जो बूंदे हैं वो 10 सेंट है, ठीक है? 10 सेंट है, एंड जो छोटी छोटी बूंदे हैं ये 5 है, ठीक है? इनको बहुत अच्छे से सुनना। यहां तक क्लियर? कोई डाउट तो नहीं ना आप सभी को? आगे चलें, चलिए देखते हैं फिर।
हाउएवर मतलब क्या होता है कि हालांकि सडनली मतलब अचानक, सडनली का मीनिंग क्या होता है? अचानक। अगर कोई ऐसा वर्ड आपको मिलता है जिसकी मीनिंग ना समझ में आए, वो आप लिख करके पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है ना? हाउएवर हालांकि, सडनली अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगिन टू ब्लो। अब क्या होता है कि तेज हवा चलना शुरू हो गई, ठीक है? अब अचानक से क्या होता है कि तेज हवा चलना शुरू हो गई। अब इसमें होता है क्या? एंड हेल स्टोन्स स्टार्टेड टू फॉल। अच्छा मैम, हेल स्टोन्स का मतलब क्या होता है? हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले। अब ओले जानते हैं क्या होता है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ओले क्या होता है मैम? ओले बोले तो बर्फ के गोले, है ना? आप तो याद रहेगा। तो हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले। ओले जिनको हम लोग बर्फ के गोले बोलते हैं। अरे भाई, बारिश होती है तो बर्फ के कभी जो छोटे छोटे गोले गिरे हैं उनको देखा नहीं है? वो हेल स्टोन्स होते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो क्या होता है कि हालांकि अचानक से तेज हवा चलना शुरू हो जाती है, एंड ओले स्टार्टेड टू फॉल, मतलब हेल स्टोन्स स्टार्टेड टू फॉल। अब जो बर्फ के गोले थे वो गिरना शुरू हो गए, गिरना शुरू हो गए। समझ में आ रहा है यहां तक? अरे मैम, क्या इसको याद करेंगे? प्लीज बता दीजिए, इसको क्या याद करना भाई? इसको सुनना है, समझना है। याद तो जब हम आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर कराएंगे ना, उनको याद करिएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं आप सभी। चले, द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर अबाउट एन आवर। अब क्या होता है कि भाई जो तेज आंधी चलना शुरू हो गई थी ना, वो लगभग 1 घंटे तक होती रहती है फिर, ठीक है? लगभग 1 घंटे तक वही मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। मतलब उसके साथ में बर्फ के गोले गिरने लगे। समझ में आया? बर्फ के गोले गिरने लगे बच्चे। तो यहाँ पर है द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे तक बारिश होती रही। एंड द कॉर्न फील्ड वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और जो मक्के की फसल थी, जो मक्के के खेत थे, है ना? कॉर्न मतलब होता है बच्चों मक्का, ठीक है? तो जो मक्के के खेत थे वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। डिस्ट्रॉयड का मीनिंग होता है बच्चों नष्ट होना। नष्ट होना बोले तो मतलब बर्बाद हो जाना पूरी तरीके से। तो जो भाई कॉर्न की फसल थी, मक्के की फसल थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। द फील्ड नाउ वॉज कवर्ड विथ स्नो। अब पूरे जो उसके खेत थे वो पूरे बर्फ से ढक चुके थे, ठीक है? ढक गए थे। एंड उसके बाद क्या है? लाइक ए लेयर ऑफ व्हाइट सॉल्ट। अब ऐसा लग रहा था कि पूरे खेत में जैसे नमक की परत होती है ना, ऐसा देखने में लग रहा था कि जो लेंचो के खेत थे पूरे नमक की परत से पूरी तरीके से क्या हो गए थे भाई? ढक गए थे। तो यहां तक समझ में आया? तो यहां पर ये कहने का मतलब है बच्चों कि जो लेंचो की आशा थी वो निराशा में कैसे बदल गई। तो आशा थी कि एक अच्छी बारिश हो जाए, ठीक है? निराशा में कैसे बदली कि भाई जब बारिश होना शुरू हो गई तो वो मूसलाधार बारिश में बदल गई, कि आंधी चलना शुरू हो गई, तेज हवा के साथ में बर्फ के गोले गिरने लगे, हेल स्टोन्स गिरने लगे, ठीक है? हेल स्टोन्स गिरने लगे, जिसकी वजह से उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। अब लेंचो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है, ठीक है? लेंचो बहुत ही ज्यादा निराश हो गया। वो यहाँ पर एक बात बोलता है, बहुत अच्छे सुनना, एक एक हमारे शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? अब वो क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा निराश हो गया। वो कहता है कि अगर मेरी फसल में टिड्डियों का दल बैठता ना, तो शायद कहीं ना कहीं फसल में कुछ ना कुछ अनाज का दाना बच जाता। लेकिन इस मूसलाधार बारिश ने तो हमारी पूरी फसल को नष्ट कर दिया, कि एक भी फूल तक नहीं बचा है उसमें, है ना? कि मतलब पूरी फसल पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी भाई? नष्ट हो गई थी। तो 2 पॉइंट मैम क्लियर हो गए हम लोग के। पहला आपने बोला कि भाई जब अच्छी फसल की उम्मीद करता है, फिर दोबारा में आपने बताया कि भाई जब उसकी जो उम्मीद होती है, यानी कि जो उसकी आशा होती है, वो निराशा में बदल गई। यहां तक स्टोरी समझ में आई? अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि भाई क्या होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, इसको बस सुनना है आपको ढंग से, ठीक है? जब अभी हम लोग एमसीक्यूज करेंगे ना, तब मजा आएगा कि हाँ मैम आपने तो यहाँ पर इस लाइन में यहाँ पर ये बताया था, ठीक है? इसलिए कह रहे एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चले। अब अगला यहाँ पर पॉइंट क्या है कि लैंचोस फर्म बिलीफ इन गॉड। अब जो लैंचो का अटूट विश्वास ईश्वर में था, ठीक है? यानी कि लैंचो का ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। तो लैंचो का ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास कैसा था कि भाई ऐसा तो आपको भी पता है कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, कहने का मतलब है कि जब हमें कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, तो एकमात्र किसका सहारा होता है? ईश्वर का सहारा होता है बच्चों, है ना? कि जब सारी उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं, तो एकमात्र ईश्वर का ही सहारा बचता है। और वही लैंचो के लिए भी था कि जब उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, तो वो ईश्वर का सहारा लेता है और ईश्वर से कहता है ना, वही वाला बहुत सारा पुराना ये गाना है जो कि पिछले वर्ष बच्चों की तैयारी करते थे, तो उनको भी मैंने सुनाया था, तो आप भी हमारे लिए नए हैं। तो भाई ईश्वर का भी यही कहना होता है कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। कौन कहता है? लैंचो कहता है कि भाई भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, क्योंकि मेरी फसल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है ना? नष्ट हो गई है। अब हमारे परिवार का पालन पोषण कौन, मतलब कैसे मैं गुजारा करूंगा, ठीक है? तो एकमात्र वो बहुत ही निराश होता है। कौन? लैंचो, ठीक है? लैंचो बहुत ही निराश होता है। अब वो ईश्वर से अपनी उम्मीद करता है। एकमात्र सहारा कौन बचता है? ईश्वर बचता है।
आप सुनेंगे यहाँ पर अच्छे से कि दो लैंचो वॉज ए पुअर फार्मर। हालांकि जो मतलब यहाँ पर दो का मतलब होता है ऐसे यद्यपि, हालांकि ऐसे बोलते हैं, ठीक है। यद्यपि लैंचो वॉज ए पुअर फार्मर, लैंचो एक क्या था कि पुअर फार्मर था, मतलब एक गरीब किसान था, ठीक है, गरीब किसान था। एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब होता है मैम क्या, फसल, ठीक है। क्रॉप्स का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, फसल। तो भाई उसकी जो पूरी फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, अब ईश्वर में उसका अटूट विश्वास था। अब सोचिए ऐसा भी किसी का विश्वास होता है कि कोई पत्र भी लिख सकता है, लेकिन भाई लैंचो का बहुत ही ज्यादा अटूट विश्वास था। तो अब क्या होता है कि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। एंड उसके बाद सर हम चेक करते रहे, ठीक है। अब सुनिए, ही फाउंड इन गॉड, उसने ईश्वर में पाया कि हिज लास्ट होप, उसने ईश्वर में ही अपनी आखिरी उम्मीद पाई, ठीक है। एंड डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड, और फिर उसने डिसाइड किया कि वो ईश्वर को एक पत्र लिखेगा, ठीक है। तो वो अब डिसाइड करता है कि भाई अब कोई भी उम्मीद उसे नजर नहीं आ रही थी, तो वो ईश्वर को पत्र लिखता है फॉर हेल्प, हेल्प मतलब सहायता के लिए, ठीक है। अब ही आस्क्ड गॉड, उसने ईश्वर से कहा, बोला क्या, क्या कहता है भाई उस पत्र में, उसने क्या लिखा, टू सेंड हिम ए 100 पेसोज, कि भाई उसे 100 पेसोज भेजने के लिए वो उसमें लिखता है। तो बच्चों बहुत अच्छे से सुनना, यहाँ से एक बहुविकल्पी प्रश्न बनता है कि लैंचो ने पत्र में कितने पैसों की उसने मांग किया था, ठीक है। तो 100 पेसोज की मांग करता है, बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। तो उस पत्र में उसने 100 पेसोज की मांग की, सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन। सो है ना, किस लिए भाई उसने 100 पेसोज की मांग करी थी, कि ताकि वो क्या कर सके, ही कुड सो हिज फील्ड अगेन। कि सो मतलब होता है बच्चों बोना, यानी बुआई करना, ठीक है। तो सो का मतलब होता है बुआई करना, हिज फील्ड अपने खेतों की, अगेन मतलब फिर से, एंड सपोर्ट हिज फैमिली और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इस लाइन का हम फिर से मतलब आपको बताते हैं कि उसने 100 पेसोस की मांग की, क्यों उसने मांग की थी, कि ताकि ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, कि ताकि वो अपने खेतों की बुआई दोबारा से करवा सके, अगेन मतलब फिर से एक बार, ठीक है, ताकि वो अपने खेतों की बुआई करा सके, एंड सपोर्ट हिज फैमिली और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। यहां देखिए बहुत आराम से करेंगे, जल्दबाजी हम लोग नहीं करेंगे, ताकि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आए, ठीक है। एंड सपोर्ट हिज फैमिली मतलब अपने परिवार का वो क्या कर सके, सपोर्ट भी कर सके, यानी पालन पोषण भी कर सके, ठीक है, उसका सहारा बन सके। अंटिल द न्यू क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, अंटिल मतलब जब तक, द न्यू क्रॉप्स मतलब जब तक नई फसल नहीं, मतलब जब तक नई फसल की कटाई नहीं हो जाती। हार्वेस्टेड का मीनिंग होता है बच्चों कटाई करना, ठीक है, या कटाई होना, ऐसे करके, कि जब तक नई फसल की कटाई नहीं हो जाती, जब तक नई फसल नहीं हो जाती, तब तक वो अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके। ही ऑल्सो रोट दैट, उसने यह भी लिखा दैट कि इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम, कि अगर ईश्वर ने उसकी मदद नहीं किया, हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर, तो उसका जो परिवार है वुड डाई ऑफ हंगर, यानी कि उसका परिवार भूख से मर जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। तो वो कहता है कि अगर ईश्वर ने उसकी मदद नहीं की, अगर ईश्वर ने उसकी मदद नहीं की, तो उसका परिवार भूख से मर जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन अच्छे से देखना, हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर, कि उसका परिवार भूख से मर जाएगा। तो एकमात्र भाई ईश्वर ही उसका सहारा होता है। अभी स्टोरी में यहाँ तक समझ में आया ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई समस्या तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। आगे चले, आगे चलते हैं, सुनिएगा बहुत अच्छे से कि यहाँ पर क्या है कि लैंचोस फर्म बिलीव इन गॉड, ईश्वर के प्रति जो उसका अटूट विश्वास होता है, तो यही होता है कि भाई वो पत्र में लिखता है कि उसे 100 पेसोस की आवश्यकता है, अगर ईश्वर ने उसकी मदद नहीं की तो उसका परिवार जो है भूख से मर जाएगा। यहाँ तक क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आया ना, बहुत अच्छे से समझ में आया ना बच्चों। अब आगे देखेंगे हम लोग द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लैंचोस लेटर। अब जो लैंचो का पत्र था उसको जब पोस्ट मास्टर देखता है तो उसका कैसा रिएक्शन होता है ना, कैसा वो देखता है तो उसको लगता है अरे ऐसा भी इंसान हो सकता है क्या, ऐसे करके, ठीक है। अब सुनेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे से, इन द पोस्ट ऑफिस में ए पोस्टमैन फाउंड द लैंचोज लेटर। अब जो पोस्टमैन होता है ना, पोस्टमैन होता है, उसने लैंचो के मतलब लैंचो का पत्र पोस्टमैन को मिला। पोस्टमैन कौन था मैम, डाकिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब लैंचो ने डिसाइड किया था कि वो एक पत्र लिखेगा, पत्र में लिखता है कि 100 पैसों की उसे आवश्यकता है, अगर ईश्वर ने उसकी मदद नहीं किया तो उसका परिवार जो है वो भूख से मर जाएगा, ऐसा लिखता है। फिर जाकर के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट का जो बॉक्स होता है उसमें उसको पोस्ट कर देता है, ठीक है। अब अगली सुबह होता क्या है भाई कि पोस्टमैन को लैंचो का पत्र मिला। तो पहले तो पोस्टमैन जब उस पत्र को देखता है और उसमें एड्रेस देखता है कि भाई ये कहाँ के लिए है, और जब वो गॉड का एड्रेस देखता है तो पहले तो वो हंसता है, कौन, पोस्टमैन, ठीक है। अब पहले तो वो हंसा और हंसने के बाद फिर वो पोस्ट मास्टर के पास उसको ले जाता है। तो आप देखेंगे लाइन टू लाइन कि इन द पोस्ट ऑफिस में ए पोस्टमैन फाउंड द लैंचोस लेटर, कि पोस्टमैन को लैंचो का पत्र मिला,
एंड लॉफ्ड आफ्टर सीइंग द एड्रेस। अब उसमें भाई जब वो एड्रेस को देखता है ना, तो भाई वो हंसा उसको देख करके, ऑन इट, यानी उस पर जब वो एड्रेस को उसने देखा तो वो हंसा पहले तो, ठीक है, पहले हंसता है कि अरे भाई कोई ईश्वर को भी पत्र लिख सकता है जब उसमें एड्रेस देखता है। अब यहाँ पर है क्या कि ही टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। अब वो जाता है और पोस्ट मास्टर को वो पत्र दिखाता है, ठीक है, उसने पोस्ट मास्टर को वो पत्र दे दिया। अब पोस्ट मास्टर देखता है उस पत्र को, तो पहले भी वो भी मुस्कुराता है ना, लेकिन भाई जब उस पत्र को वो पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है, तो वो जो पोस्ट मास्टर होता है उसको भी लगता है कि वाह क्या विश्वास है, क्या अटूट विश्वास है। जिस बेंच पर वो बैठा रहता है, जो आगे उसके टेबल होती है, डेस्क होती है, उस पर वो जैसे नहीं होता है थपकी देना, ऐसे थपकी मारता है और कहता है कि क्या अद्भुत विश्वास है, ऐसे बोलता है, ठीक है। तो कहता है कि क्या अद्भुत विश्वास है, ऐसे करके। तो अब सुनिए होता क्या है, बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो सुनिएगा कि क्या होता है। द पोस्ट मास्टर वॉज काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन। अब जो पोस्ट मास्टर था ना, वो बहुत ही दयालु और मित्रवत व्यक्ति था। इनके लिए खास तौर पे आपकी बुक में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं कि फैट एंड एमेबल फेलो, है ना, कैसे लिखा हुआ है भाई, याद रखना पोस्ट मास्टर के लिए फैट एंड एमेबल, ठीक है, फैट एंड एमेबल फेलो, ये वर्ड्स याद रखना, यहां से एमसीक्यू बनता है बच्चों। तो पोस्ट मास्टर वो क्या था कि फैट एंड एमेबल फेलो था। अब सुनिए, एज द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को पढ़ा, अब क्या होता है कि ही रियलाइज दैट, उसने ये अनुभव किया दैट की द सेंडर, सेंडर मतलब होता है बच्चों भेजने वाला, सेंडर का मतलब होता है भेजने वाला, ठीक है, सेंडर का मतलब होता है भेजने वाला। तो जैसे उसने पढ़ा, उसने रियलाइज किया यानी अनुभव किया दैट की द सेंडर हैड ए ट्रू बिलीफ, जो भेजने वाला है, और भेजने वाला कौन होता है भाई, लैंचो होता है ना, जो भेजने वाला है उसका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है, ट्रू बिलीफ है, यानी सच्चा विश्वास है, ठीक है, सच्चा विश्वास है। एंड फेथ इन गॉड, और ईश्वर पर क्या है भाई, फेथ भी है, विश्वास भी है, सच्चा, और मतलब सच्चा और अच्छा विश्वास है। तो ही डिसाइडेड टू हेल्प द सेंडर, तो वो डिसाइड कर लेता है कि भाई अब ये जो भेजने वाला है उसकी वो क्या करेगा, मदद करेगा। तो यहां तक समझ में आया। तो भाई जब लैंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा था, तो वो पत्र किसको मिला, पोस्टमैन को मिला। पोस्टमैन ने उसको देखा, वो हंसा पहले तो, फिर वो जाकर के उसने पोस्ट मास्टर को दे दिया, और जब पोस्ट मास्टर को दिया, पोस्ट मास्टर ने उसके पत्र को देखा, फिर उसने रियलाइज किया यानी उसे अनुभव हुआ कि भाई जो भेजने वाला है ना, उसका ईश्वर पर कितना सच्चा विश्वास है। विश्वास हम लोग भी करते हैं, लेकिन क्या इतना गहरा विश्वास हो सकता है कि हम ईश्वर को ही पत्र लिख देंगे कि हाँ हमें इसकी आवश्यकता है ना। हम लोग प्रार्थना जरूर करेंगे, लेकिन लैंचो को ये उम्मीद थी कि अगर मैंने लिखा है तो ईश्वर मदद भी करेगा, ईश्वर भेजेगा पैसा, है ना, ऐसा होता है। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहां तक क्लियर है बच्चों, एक बार बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। लॉफ्ड का मीनिंग होता है बच्चों हंसा, ठीक है, मतलब लॉफ्ट का मीनिंग क्या होता है, हंसना, और लॉफ्ड ईडी लगा हुआ है मतलब हंसा। तो यहां पर देखिए लॉफ्ड का मीनिंग हो जाएगा हंसना, ठीक है, लॉफ्ड ईडी लगा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा हंसा, यानी कि लॉफ्ट का मीनिंग तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हंसना, ठीक है, क्या हो जाता है, हंसना। अभी कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। आगे चले, यहां तक स्टोरी बहुत अच्छे समझ में आई ना, थोड़ा सा पॉइंट हम लोग का बचता है, अब सुनेंगे बच्चों बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि मैम मैं लाइव क्लास नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ मैम बाद में जरूर देखता हूँ, ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस भी टाइम परफेक्ट लगे आप करिए, लेकिन ईमानदारी से उसे करिए जरूर, ठीक है ना। तो भाई अगर लाइव क्लास, ठीक है, लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो बाद में वो रिकॉर्डेड के फॉर्म में सेव हो जाता है बच्चों, ठीक है ना, रिकॉर्डेड के फॉर्म में सेव हो जाता है, समझ में आ रहा है। जैसे अभी ये क्लास हो रही है, लाइव हो रही है, अभी जैसे ये क्लास समाप्त हो जाएगी तुरंत आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं मिलेगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, 15-20 मिनट का इंतजार कर लीजिएगा, उसके बाद ये क्लास आपको रिकॉर्डेड वाले फोल्डर में सेव होकर के दिख जाएगी, ठीक है, उसमें आपको ये क्लास मिल जाएगी, ऐसे मिलता है। अभी तुरंत आप जाएंगे फिर आपको मिलेगा नहीं, आप परेशान होंगे, अरे मैम ने तो बोला था लेकिन है नहीं, थोड़ा सा वेट करिएगा तब मिलेगी आपको, ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ तक। अब अच्छा होता क्या है कि भाई जब पोस्ट मास्टर ने उसके पत्र को देखा, उसने कहा कि अरे वाह क्या अद्भुत विश्वास है। अब यहाँ पर होता क्या है, टू हेल्प एंड कीप द फेथ ऑफ लैंचो इन गॉड, यानी लैंचो की मदद करने के लिए और ईश्वर में उसका विश्वास भी बना रहे, इसके लिए द पोस्ट मास्टर रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉयज। अब जो पोस्ट मास्टर था वो अपने कर्मचारियों से उसने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, रिक्वेस्ट मतलब वो उससे प्रार्थना करता है, एंड फ्रेंड्स टू गिव सम मनी, ठीक है, और मित्रों से भी अनुरोध करता है कि भाई उसको मनी की व्यवस्था कराने के लिए, मतलब उसकी मदद करने के लिए। तो जो पोस्ट मास्टर था उसने जो वहां ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, कर्मचारी थे, उनसे बोला मदद के लिए, जो वहां पर उनके मित्र थे उनसे भी बोला मदद के लिए, और यहाँ तक कि अपनी सैलरी का भी पार्ट उसमें ऐड कर देता है, ठीक है। तो ही ऑल्सो गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो अपनी सैलरी का भी पार्ट उसमें ऐड कर देता है, ठीक है, बट लेकिन ही फेल टू कलेक्ट 100 पेसोस। लेकिन भाई समस्या एक ये थी कि वो 100 पेसोस को नहीं कलेक्ट कर पाता है, सुन रहे हैं आप,
समझ में आ रहा है ना, अच्छे से आ रहा है समझ में। तो भाई जब लैंचो ने पत्र लिखा था, उसने बोला था कि उसे 100 पैसोस की आवश्यकता है, लेकिन जब पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन वो 100 पैसोस को कलेक्ट करने में समर्थ नहीं हो पाता है, तो वो क्या करता है, कितने पैसे कलेक्ट कर पाता है मैम फिर, एंड कलेक्टेड ओनली 70 पैसोस, केवल 70 पैसों को वो कलेक्ट कर पाता है। तो यहां से एक प्रश्न आपके पेपर में बनता है कि भाई पोस्ट मास्टर ने कितने पैसों को कलेक्ट किया था, तो वो 70 पैसों यानी 70 पैसों को कलेक्ट कर पाता है। ही देन पुट द मनी, फिर उसने भाई उन पैसों को रख दिया इन एन एनवेलप। एनवेलप का मतलब होता है बच्चों लिफाफा, कागज का बना हुआ होता है ना, उसको बोलते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम इसका मीनिंग नहीं बताया, इसलिए मैंने लिख करके बता दिया, ठीक है। तो भाई जो पोस्ट मास्टर होता है वो 100 पैसों उसको कलेक्ट नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है कि भाई 70 पैसों उसको कलेक्ट कर लेता है, तो उनको ना एक एनवेलप में यानी कि लिफाफे में उसको रख देता है, एंड साइंड इट एज गॉड, और फिर उसमें उसने ईश्वर के हस्ताक्षर कर दिए। अब कैसे किए थे भाई, ये तो दिखा नहीं था उसमें, है ना, लेकिन जो हस्ताक्षर किए थे उसमें ऐसा था कि भाई ये ईश्वर के क्या है, हस्ताक्षर है, ठीक है। तो भाई उसने उसमें साइन भी कर दिया ईश्वर वाली, ऐसे लगा कि हाँ सच में गॉड ने जो है हस्ताक्षर किया है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया ना कि मैम फाइनली ये होता है कि भाई जब वो 70 पैसे उसको कलेक्ट कर पाता है, फिर उसी एनवेलप में रख देता है, उसको फिर वहां से फोल्ड करके उसमें ईश्वर के हस्ताक्षर कर देता है, और फिर पोस्टमैन जो होता है वो जा करके उसे क्या कर देता है, उसी पोस्ट बॉक्स में डाल देता है, ठीक है। अब भाई अगली सुबह, संडे वाली सुबह क्या होता है कि लैंचो को पूरा विश्वास था, लैंचो को पूरा विश्वास था कि ईश्वर पैसा जरूर भेजेगा, ठीक है। गॉड कुड नॉट मिस्टेक, ईश्वर से गलती भी नहीं हो सकती है, ईश्वर पैसा जरूर भेजेगा। अब सुनिए, लैंचो रिसीव्स द मनी, अब फाइनली उसको पैसा मिलता है, ठीक है। अब सुनिए, नेक्स्ट संडे, अगले रविवार, ठीक है, अगले रविवार क्या होता है कि लैंचो अगेन विजिटेड द पोस्ट ऑफिस, वो फिर से पोस्ट ऑफिस घूमने के लिए गया, मतलब वहां पर विजिट करने के लिए गया। बहुत अच्छे सुनना, बस अंत होने वाला है कि मतलब परिणाम तो देख लें आखिर होता क्या है अंत में। फिर क्या होता है कि गॉट हिज लेटर, अब उसको उसका पत्र भी मिला। सोचिए वो बिल्कुल हैरान भी नहीं था बच्चों, है ना, बिल्कुल हैरान भी नहीं था, और जब वो पोस्ट ऑफिस गया, उसको जब पत्र वापस मिला तो वो बड़ा खुश हो गया, है ना, बड़ा खुश हो गया इनिशियली। और जैसे ही क्लास समाप्त हो जाएगी आपको तुरंत नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब क्लास हो जाती है तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बच्चों जैसे ही आप लोगों की क्लास एंड होती है, क्लास एंड होने के 5-6 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद वीडियो के बगल में उसका नोट्स मिल जाता है। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि मैम क्या इसको नोट करना है, तो बच्चों इसको नोट नहीं करना है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे किताब में चैप्टर लिखा होता है फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे एक समरी है चैप्टर की, जिसमें पूरे चैप्टर को समझाया जा रहा है। अगली क्लास में जब मैम आएंगी तो वहां पे आपको एमसीक्यू कराएंगे, सब्जेक्टिव कराएंगी, है ना, तब आपको ये सारी चीजें तब समझ में आएंगी कि अरे भाई वो उस समय पर जो मैम पढ़ाएंगी अगली क्लास में, फिर आखिर ये क्यों जरूरी था। जब अगली क्लास करेंगे मैम तब तक इसके जितने वर्ड हैं एक बार इसको सामने रखना, अच्छे से नोट करना। बाकी आपका दिल करे कि यार इसको नोट भी कर ले तो तुम्हारी इच्छा है, फिर तुम कर सकते हो। बाकी पेपर में अगर आने की बात करें तो ऐसे नहीं आएगा, बल्कि अगर ये समझोगे नहीं तो फिर आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या इसको याद करना है, तो इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अक्टूबर तक आपको कुछ याद नहीं करना है, हर चीज को समझना है। अक्टूबर के बाद जो भी चीजें नहीं याद हो पाई हैं अभी तक, मतलब जो चीज समझने के बाद भी नहीं आई है, उनको याद किया जाता है। याद हम आपको 10th क्लास में कुछ भी नहीं कराएंगे। जब हम आपको उधर लेकर के जाएंगे जनवरी में, तब हम बोलेंगे भाई रट लो। बाकी तो मैं पूरे टाइम कभी आपको बोलूंगा ही नहीं कि आप चीजों को रटो, आप उनको समझने का प्रयास करो बच्चों, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आपको आ रही होंगी। बिल्कुल भी नोट नहीं करना है इसको, है ना, अगर दिल करे तो कर लेना, बाकी हम आपसे नहीं कहेंगे कि इसको आप नोट करिए, ठीक। बाकी जैसे अभी बैच स्टार्ट हुआ है, अगर किसी बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको हमें बताएंगे, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आप बताएंगे तो हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे, ठीक है। जिसके लिए हमने अपना नंबर आप लोगों को दे रखा है, आराम से आप उसमें हमें बताइए कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको एक बार देख लीजिए, तो हमारी टीम उसको देखेगी, उसमें काम करेगी। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबके घर में है, जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है तभी तो उसका सोल्यूशन निकालते हो ना, तो प्रॉब्लम तो जायज है, कहीं पर भी आ सकती है। तो अगर आ रही है तो आप हमें बताएंगे कि सर ये दिक्कत हो रही है, हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। बाकी जो भी आपका सजेशन है, जो भी है, बाकी पढ़ाने के तरीके वरीके ये हमारे ऊपर छोड़ देना, उसमें अपना दिमाग मत लगाना ठीक है। जैसे जैसे बताते जाए वैसे वैसे करते जाना। मैम की क्लास के बाद मेरी क्लास है, ओके। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे भाई कि फाइनली अब क्या होता है कि अगली संडे वो पोस्ट ऑफिस गया। अब पोस्ट ऑफिस जब गया उसने देखा कि उसका पत्र भी उसको मिल चुका था, ठीक है। तो इनिशियली का मतलब होता है कि शुरुआत में, ठीक है, इनिशियली मतलब शुरुआत में ही बिकेम हैप्पी टू सी द मनी। अब वो पैसों को देख करके बड़ा खुश हुआ। जैसे उसने मतलब उस लिफाफे को खोला, उसने देखा
कि इसमें तो पैसा है, वास्तव में सच में इसमें पैसा है, तो बड़ा खुश हो गया। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, शुरू में, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि भाई शुरू में जब उसने देखा कि सच में इसमें पैसा है तो वो बड़ा खुश हो गया, ठीक है। बिकेम हैप्पी टू सी द मनी, वो पैसों को देख करके बड़ा खुश हो गया। बट आफ्टर काउंटिंग द मनी, लेकिन पैसों को काउंट करने के बाद ही बिकेम एंग्री, एंग्री मतलब नाराज हो गया, ठीक है। अब वो जैसे ही उसने पैसों को काउंट किया वो नाराज हो गया। इट वॉज 70 पेसोज, उसमें केवल 70 पैसे ही थे। वाइल ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसोज, जबकि उसने तो 100 पेसोज के लिए बोला था। तो जैसे ही शुरू में पहले वो देखता है कि अरे वाह इसका तो लेटर वापस भी आ गया, तो वो बड़ा खुश हो जाता है। फिर जब उसको पैसों को काउंट करता है उसमें देखता है कि उसने तो ईश्वर से 100 पेसोज के लिए बोला था, लेकिन इसमें तो केवल 70 पेसोज ही है। तो अब लैंचो को बड़ा विश्वास भी था कि गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक, है ना, कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता। तो अब होता क्या है देखिए जरा, कि लैंचो राइट्स अनदर लेटर, अब उसने दूसरा पत्र लिखा। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्यों लैंचो ने दूसरा पत्र लिखा था, तो कारण यही था क्योंकि उसने 100 पैसों की मांग करी थी। 100 पैसों मिलते नहीं है, 70 पैसे ही मिलते हैं केवल, इसीलिए वो क्या करता है कि दूसरा पत्र उसने लिखा। तो लैंचो बिलीव दैट, लैंचो को विश्वास था दैट कि गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक, कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता। सो ही रोट ए लेटर अगेन, इसीलिए उसने पत्र दोबारा से लिखा। आफ्टर राइटिंग हिज लेटर, अपने पत्र को लिखने के बाद लैंचो अगेन पोस्टेड इट, ठीक है, लैंचो ने उसको पोस्ट भी कर दिया। तो फिर से उसने पत्र लिखा और उसको पोस्ट भी कर दिया। एज सुन एज ही लेफ्ट, जैसे ही वो वहां छोड़ करके उसको चला आया, द पोस्ट मास्टर टुक आउट हिज लेटर एंड रीड इट। अब जैसे ही लैंचो वहां गया, उसने अपने इसी बॉक्स में अपने पत्र को उसने डाल दिया जो उसने दूसरा पत्र लिखा था। अब जैसे ही वो उसको छोड़ करके चला जाता है लैंचो, पोस्टमास्टर वहां जाता है, उसके पत्र को निकाल लेता है, निकालने के बाद उसको पढ़ता है। अब जब उसने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा हुआ था बच्चों, कि इन दिस लेटर, इस पत्र में लैंचो हैड रिटन दैट, लैंचो ने लिखा था दैट की ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज, कि उसको केवल 70 पेसोज ही मिले हैं। एंड रिक्वेस्टेड द गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी, ठीक है, वो कहता है कि मुझे केवल 70 पैसोज ही मिले हैं, जो बचा हुआ पैसा है उसको भेजने के लिए वो उसमें लिखता है कि जो रिमेनिंग मनी है, रिमेनिंग मनी मतलब जो बचा हुआ पैसा है उसको भेजिएगा, ऐसे वो उसमें लिखता है। He also requested, उसने यह भी रिक्वेस्ट किया कि the God not to send the money through post, वो कहता है कि इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है मतलब पैसों को ना भेजिएगा। वो कहता है कि इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसों को ना भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो क्या है भाई, बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बच्चों डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी कि जो मतलब ईमानदार नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ठगों का समूह, ठीक है, ठगों का समूह। तो लैंचो ने दूसरे पत्र में लिखा था कि भाई उसे केवल 70 पैसे ही मिले हैं, जो बचा हुआ पैसा है उसको भेजने, मतलब उसको भेजने के लिए बोलता है ईश्वर से। और फिर ईश्वर से ये भी कहता है कि इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसों को ना भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो क्या है, डिसऑनेस्ट पर्सन है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी ठगों का समूह है, ठीक है। हु माइट हैव स्टोलन हिज मनी, जो कि उसके पैसों को चुरा सकते हैं। आप सोचिए यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया कि सच में कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी अगर हम अच्छे काम भी करते हैं और किसी को एहसास भी नहीं होता है। अब पोस्ट मास्टर ने तो अच्छा ही काम किया था, है ना, लेकिन लैंचो को तो इस बात का एहसास भी नहीं हुआ, और उल्टा वो आरोप भी लगा देता है कि भाई कि इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसों को ना भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है वो डिसऑनेस्ट पर्सन है, यानी कि बंच ऑफ क्रूक्स है। तो यहाँ तक कितना समझ में आया। तो यहीं से हमारी स्टोरी भी क्या होती है, समाप्त होती है बच्चों। तो पूरी स्टोरी में हमें अंत में भी ये समझ में आया कि लास्ट में जब वो दूसरा पत्र लिखता है तो उसमें यही लिखता है कि उसे केवल 70 पैसे मिले हैं, लेकिन जो बचा हुआ पैसा है वो मतलब वो भेजने के लिए बोलता है, और वो जानता है कि ईश्वर तो मिस्टेक कर ही नहीं सकता। उसने अगर 100 पैसों के लिए बोला है तो वो 100 पैसों ही आएंगे, लेकिन कहता है कि इस बार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेजेगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है वो ठगों का समूह है। और यहीं से क्या हो जाती है, हमारी स्टोरी भी समाप्त हो जाती है। अब ये जो पूरी हम लोगों ने समरी ऑफ द चैप्टर किया है ना, समरी ऑफ द स्टोरी जो आज हम लोगों ने ये किया है बच्चों, इसको केवल सुनना है। जितने डिफिकल्ट वर्ड आए हैं, अब खासतौर पे यहाँ से जो लास्ट में मैंने बंच ऑफ क्रूक्स बताया ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब जो ये लाइन है, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये इसकी वैल्यू कब समझ में आएगी आपको पता है, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में क्या करेंगे, अब देखिए ये प्रोज का चैप्टर है, तो प्रोज के चैप्टर में क्या क्या आता है, ठीक है, क्या क्या आता है देखिए हम आपको बता देते हैं। एक तो आपको सारे एमसीक्यूज करने होते हैं, एक तो ये हो गया, ये भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के आंसर भी करने होते हैं, ठीक है। ये
ये दूसरा हो गया आपका। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर भी करने होते हैं बच्चों, ठीक है, शॉर्ट आंसर भी करने होते हैं, और फिर आपको लॉन्ग आंसर भी करने होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आज आपने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तैयार किया है, तो ये सारी चीजें जब हम लोग अगली क्लास में करेंगे तो आपको उस वक्त लगेगा कि हाँ, जब मैम पढ़ा रही थी तो उस वक्त उसको समझना कितना इंपॉर्टेंट था। तो जब ये वाली क्लास करने के लिए आइएगा ना, जब हम लोग ये दूसरी क्लास करेंगे, तो एक बार पूरे चैप्टर को रीड करके आइएगा जो कि आज आपको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना? तो उसको एक बार रीड करके ही तब ये एक्सरसाइज करिएगा, तभी अच्छा लगेगा आपको। और अगर कोई भी समस्या है आपकी तो आप पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ जैसे ही क्लास समाप्त हो जाएगी तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका नोट्स मिल जाएगा। यस, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं क्योंकि इसके बाद फिर अभी सर की भी क्लास है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट